In this particular class, we'll talk about charging of a capacitor through an inductor. Okay? अभी हमने प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसमें हमने देखा था कि हमने LC सर्किट LR सर्किट लिया था, CR सर्किट लिया था जिसमें एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस होता है या फिर एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एन LC सर्किट जिसमें एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा. ठीक है, जैसे कि आप देख चुके पहले भी जो हमारे प्रीवियस सर्किट थे उसमें हम कंपोनेंट को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और एक की से कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे जो दो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एक आपका कैपेसिटर है और एक आपका है इंडक्टर. ओके, तो कैपेसिटर की चार्जिंग हम लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप उसके ऊपर जो पोटेंशियल जो है वो करस्पॉन्ड करता है कि कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, और वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस पे. ठीक है, तो वी कैन राइट पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, अगर हम उसको VC से डिनोट करें एज Q/C. और इंडक्टर जो होता है उसमें हमारा इंड्यूस्ड EMF जो होता है वो आपका एक्यूमुलेट होता है. ठीक है, कि करंट फ्लो होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से उसमें इंडक्शन जो है होता है और इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है जो कि हम लिखते हैं एज di/dt. ठीक है, तो जब हमने बैटरी लगाई, सर्किट को हमने ज्वाइन किया और सर्किट पे हमने E अगर बैटरी लगाई हुई है जिसका पोटेंशियल E अगर है तो उस केस में आपका जो टोटल जो पोटेंशियल है E that will be divided across your component C as VC and let us say VL as inductor across inductor. ठीक है, तो आपका जो टोटल जो पोटेंशियल होगा E उसमें से कुछ तो आपका एज एन इंड्यूस्ड EMF जो है लॉस हो जाएगा. ठीक है, बाकी जो बचेगा दैट विल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर. ठीक है, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा Q/C. ओके, सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन फॉर दिस सर्किट कि आपका जो EMF बैटरी का लगाया वो उसमें से कुछ पार्ट तो एज एन इंड्यूस EMF आपका वेस्ट हो गया. ठीक है, या हम ये कहें कि इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और बाकी जो बचा वो कैपेसिटर के अक्रॉस रह जाएगा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि E-L di/dt. ठीक है, हमेशा जो है इंड्यूस्ड EMF जो है आपकी बैटरी जो हम लगाते हैं उसको अपोज करता है, सो दे विल कम विद अपोजिट साइन. और या फिर आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि जितना आपका बैटरी का पोटेंशियल था उसमें से कुछ एज एन इंड्यूस्ड EMF वेस्ट हो गया और बाकी जो बचा आपका कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया. ठीक है, आई आपको पता है करंट जो है चार्ज के फॉर्म में हम dQ/dt लिख सकते हैं. सो लेट अस राइट हियर दिस I एज dQ/dt. तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी Q/C प्लस इधर इसको इस तरफ लेके गए यहाँ पे और I की जगह हमने dQ/dt लिख दिया इज इक्वल टू E हमारा बच गया. ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल बन जाएगा d²Q/dt² प्लस Q/LC. थ्रू आउट हमने इसको L से डिवाइड कर दिया E/L. ठीक है, इसको भी अब वापस इधर लेके गए हम तो d²Q/dt² प्लस 1/LC Q माइनस EC बच जाएगा. EC मतलब यहाँ पे Q/LC हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो उधर जाके ये बच गया. ठीक है, अब आपका EC जो है उसको हम Q0 रख रहे हैं. क्यों, अगर सपोज आपका इंडक्टर नहीं होता है सर्किट में, ठीक है, इंडक्टर नहीं होता है तो आपका कोई इंड्यूस EMF जनरेट नहीं होगा. आपका सारा का सारा जो पोटेंशियल जो है एज इट इज आपका कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा. वो मैक्सिमम चार्ज उस टाइम होगा कैपेसिटर पे. तो जो Q0 जो होता है मैक्सिमम जो आपका चार्ज जो कि कैपेसिटर पे C कैपेसिटेंस जिसके उस पे एक्यूमुलेट हो सकता है व्हेन वी अप्लाई अ पोटेंशियल E, तो उसको हम लिखते हैं Q0 इज इक्वल टू EC. ठीक है, तो यही वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज करके EC को हमने रख दिया यहाँ पे Q0. तो ये आपकी इक्वेशन जो है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है. ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है वो बन गई है जो कि आपकी किसकी इक्वेशन है, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, ω²x इज इक्वल टू होता है वेयर ओमेगा आपकी कोई भी फ्रीक्वेंसी होता है. अगर ये हुक्स लॉ होता है तो √k/x जैसे होता है. ठीक है, वेयर यहाँ से हम ओमेगा को 2π/t भी लिख सकते हैं. t इज योर टाइम पीरियड. यहाँ पे इन्होंने ω² की जगह यहाँ पे इसको t लिखा हुआ है. ठीक है ना, तो यहाँ t को यहाँ से 2π/ω लिख सकते हैं. अभी यहाँ पे इसको इन्होंने डिनोट किया हुआ है p से. ओके,
तो इस तरीके से आप ये जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आपकी आई थी ये सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज योर स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आपका t जो है टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ओमेगा जो है यहाँ पे 1/√LC हो जाएगा, ठीक है, ये जो चीज़ है। ओके, तो यहाँ से आपकी जो t जो है टाइम पीरियड जो है वो 2π√LC आ गया, और फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालने दैट इज योर 1/t इनवर्स ऑफ योर टाइम पीरियड, दैट विल कम आउट टू बी 1/2π√LC, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ना आपकी, यहाँ पे सम स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज कि मैम यहाँ पे तो Q माइनस Q नोट है, मतलब Q नोट शुड बी 0 तभी ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, तब तो हम इसको ओमेगा स्क्वायर के इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ना ये यूज कर सकते हो कि लेट अस राइट Q माइनस Q नोट एज x, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, dq/dt अगर हम करना चाहेंगे, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में, तो dq/dt ये q नोट हमारा मैक्सिमम चार्ज है, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा आपका dx/dt, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो d² q dt² इज इक्वल टू d² x dt², ठीक है। ये दोनों चीजें आप यहाँ पुट कर सकते हो। आपकी इक्वेशन यहाँ पे d² q/dt² की जगह तो क्या आ जाएगा, d² x dt² प्लस 1/LC एज इट इज, q माइनस q नोट को हमने x एज्यूम किया है इक्वल टू 0। तो आपकी वही स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन, ठीक है ना। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे तो मतलब ये सिर्फ q होना चाहिए था, q नोट नहीं, दैट इज सेम थिंग, ठीक है, सेम थिंग इन द सेंस ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी यही स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये बनेगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो विद दिस योर टाइम पीरियड जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है आपकी आ गई है, ठीक है, या टाइम पीरियड हम कहें फॉर एन LC सर्किट, मतलब जिसमें इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो दिस वाज द केस व्हेन योर चार्जिंग वाज हैपनिंग। चार्जिंग कब होती है कि आपने की ऑन की हुई है, सर्किट आपका क्लोज है, आपने जो यहाँ पे बैटरी E जो लगाई हुई है वो आपको पोटेंशियल जो है प्रोवाइड कर रही है कैपेसिटर पे, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग इंडक्टर में आपके जो है इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में आपका जो सर्किट में E जो है वो हट जाएगा, आप की को ऑफ कर दोगे, E की वैल्यू हो जाएगी 0, और उस टाइम पे आपका कैपेसिटर पे एक सर्टेन आपकी कुछ पोटेंशियल रहेगा Q/C के कंपैरिजन में, क्योंकि उस टाइम वो चार्ज हो चुका है, ठीक है। जब वो चार्ज होना शुरू होता है तब तो इनिशियली उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, 0 से वो Q पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो Q ऑलरेडी चार्ज होता है उसके पास, और वो 0 की तरफ जाता है, मतलब चार्ज इसमें तो डिक्रीज होता है और इसमें चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल जो आपका चार्ज है Q/C हम लेके चलेंगे, ठीक है, और E की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो यहाँ पे वो जो आपकी प्रीवियस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी E माइनस L di/dt इज इक्वल टू Q/C, चार्जिंग के केस में ये थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E की वैल्यू हो गई आपकी 0, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया 0, और इसको हम लिख सकते हैं Q/C प्लस L di/dt, ओके। यही इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अगेन I को dQ/dt रखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ये d²q, ये जो है कंपोनेंट है d²q/dt² हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसका फिर जो स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है, आई थिंक इसमें एक पेज मिस हो गया क्या, इट सीम्स इसमें एक पेज मिस हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन बन गई है Q/C प्लस L d²q/dt² is equal to 0. We can write this equation further as let us do it. स्टैंडर्ड जो आपकी इक्वेशन बनेगी d²q/dt² प्लस q/LC is equal to 0. ओके, और इसको हम वही सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करेंगे तो आपकी ओमेगा स्क्वायर जो है दैट विल बी 1/LC, और उसको हम अगर 2π/t अगर रखेंगे तो वापस आपकी वही
ओमेगा की वैल्यू तो 1/√LC, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपकी 1/√LC आ जाएगी, दिस यू कैन राइट इट एज 2π/t, ओके। तो यहाँ से आपका अब ये जो सॉल्यूशन अगर आप इस इक्वेशन का लिखना चाहें कि चार्ज की क्या मतलब एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो वो वैल्यू होगी, ये स्टैंडर्ड आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन होता है। अगर आपकी ये इक्वेशन है, इसको हम लेट अस राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर क्यू, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज योर 1/LC, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन का, दैट इज A sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में है इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे a और phi जो है, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ये फेज जो है, हम आपकी जो इनिशियल जो कंडीशंस है उनसे पता करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो गई, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली, डिस्चार्जिंग के केस में आपका मैक्सिमम जो चार्ज हम अज्यूम कर सकते हैं दैट इज योर q नोट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी इक्वेशन जो आएगी, चार्ज जो है दैट इज q नोट A sin phi आ गया, ठीक है। और जब phi जो है अगर हम कहें कि फेज की वैल्यू π/2 है, ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे q नोट हो जाएगी sin 90, ठीक है। phi को अगर हम π/2 रखें, sin 90 क्या हो जाएगा 1, तो q नोट इज इक्वल टू A आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सॉल्यूशन जो है वो क्या बन जाएगा, A और phi की वैल्यू अगर रखेंगे हम तो बनेगा आपका Q जो है दैट इज इक्वल टू Q नोट टाइम A की वैल्यू हमने रख दी Q नोट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फेज की वैल्यू हम यहाँ कितनी रखेंगे π/2, क्योंकि ये कंडीशन हमने ली है, ठीक है, कि phi की वैल्यू π/2 है और t इज इक्वल टू 0 पे q इज इक्वल टू q नोट है। तो हमारा चार्ज की जो इक्वेशन रहेगा, स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन के लिए दैट विल बी दिस, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू इस केस में आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 1/√LC, ठीक है, 1/√LC फॉर आवर गिवन सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/T दैट इज योर ओमेगा ओवर 2π, और ओमेगा की वैल्यू जो है 1/√LC अगर आप रख देंगे तो ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया है, ठीक है। या टाइम पीरियड जो है आप वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा चार्ज जो है कैसे ऑसिलेट करेगा आप इस केस में, ठीक है। ऑसिलेट कैसे करेगा, तो यहाँ पे साइनोसॉइडल बिहेवियर है इस केस में, ठीक है, और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एल और सी के आपने क्या वैल्यू ली है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस जो केसेस थे उसमें जो आपके क्यू की जो वैल्यू आ रही थी वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रही थी, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ -t/L R आ रहा था या RC आ रहा था, इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा था ना एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में भी क्या होता है, e⁻⁻x जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ना sin x प्लस आयोटा cos x, इस तरीके की स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। इसका इस केस में क्या हो रहा था कि आपके दोनों ही कंपोनेंट थे, ओके, साइनोसॉइडल और कोसाइन। यहाँ पे सिर्फ साइनोसॉइडल जो है बिहेवियर आपका प्रॉपर आ गया है एल और सी अगर आप लेते हैं तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि तीनों ही केसेस में जब आपके सिर्फ दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एल के साथ या तो सी लगा हुआ है या आर लगा हुआ है या सी आर लगा हुआ है, तो आपके जो चार्ज जो है दे आर ऑसिलेटिंग, दे आर साइनोसॉइडल बिहेवियर जो है उनका रहेगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है या टाइम पीरियड जो है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का कैपेसिटर का, वो हम स्टैंडर्ड जो है निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। अल्टीमेटली ये जो वैल्यूज हैं आपकी डिपेंड करेंगी कि आपने सर्किट में इंडक्टर की, कैपेसिटर की या फिर रेजिस्टेंस अगर है तो उनकी क्या वैल्यूज ली हुई है, उसके ऊपर आपका जो है टाइम पीरियड डिपेंड करता है। प्रीवियस केस में हमने टाइम कांस्टेंट डिफाइन किए थे सी आर और जो है एल आर, ये इस तरीके से डिफाइन किए थे कि 0.632 टाइम्स जब हो जाता है, ठीक है, या 0.362 जो है इतना टाइम रह जाता है, तो वो सभी डेफिनेशन जो है तो उसमें भी हम टाइम की बात कर रहे थे और यहाँ पे भी इन्होंने अल्टीमेटली जो है टाइम की ही बात की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं कि आपके कैपेसिटर का जो चार्जिंग अगर हम एक इंडक्टर के थ्रू करते हैं
तो आपका कितना टाइम पीरियड जो है हमारा लगेगा और चार्ज की क्या वैल्यू रहेगी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, और क्या उसका फेज रहेगा, वो सब चीज़ें जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो है LCR है, दैट्स क्वाइट लॉन्ग टॉपिक, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कल करवाऊंगी, ओके।